राजस्थान में हिंदू मुस्लिम की सांप्रदायिक सीरीज। करौली के बाद अब चित्तौड़गढ़, बारां में बवाल। गहलोत राज में नफरत की बैक टू बैक पिक्चर। करौली का मतलूब पकड़ा जाता, चित्तौड़गढ़ में रतन बच जाता। बारां में सांप्रदायिक तनाव न होता अगर करौली का मतलूब पकड़ा जाता। करौली के मास्टरमाइंड मतलूब को किसका संरक्षण? क्या इसमें ये एक कारण नहीं है कि जो मुख्य आरोपियों पकड़े नहीं जाते? चाहे हम करौली की बात कर लें, मतलूब का नाम आया, वो अभी तक गिरफ्त से बाहर है। अब निश्चित रूप हमें वो चिंता इस बात की है। राजस्थान सरकार धर्म विशेष पर मेहरबान। नमस्कार, आप देख रहे हैं धाकड़ एक्सक्लूसिव। मैं हूं आपके साथ हिमांशु दीक्षित। नमस्कार, स्वागत आपका। मैं हूं आपके साथ अनंत त्यागी। अगर बार बार कोई गलती करे तो उसे रोको टोको नहीं, तो गलती धीरे धीरे लगातार बढ़ती जाती है। ये मानव प्रवृत्ति है और एक ऐसा वक्त आता है कि उसकी गलतियों पर लगाम लगा पाना मुश्किल हो जाता। बिल्कुल सही कहा, और ये लाइन उस वक्त राजस्थान सरकार पर बिल्कुल सटीक बैठती है। राजस्थान के दो शहरों में सांप्रदायिक तनाव है। चित्तौड़गढ़, जहां एक संप्रदाय विशेष के लोगों के हमले में एक हिंदू युवक की मौत हो गई, तो वहीं बारां जिले में सांप्रदायिक विशेष के हमले में 2 लोग घायल हो गए हैं। लेकिन घटना यहीं तक नहीं रुकी। करौली के कई महीने बाद राजस्थान में सांप्रदायिक तनाव की एक सीरीज शुरू हो चुकी है। जिस दिन करौली की घटना हुई, उसके ठीक बाद राजस्थान में सिलसिलेवार तरीके से ऐसी घटनाएं होनी शुरू। लगातार वहां पर 2 संप्रदायों के बीच नफरत की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही, और ऐसा इसीलिए हो रहा है क्योंकि राजस्थान सरकार और राजस्थान पुलिस इस तरह की घटनाओं को रोक नहीं पा रही है। करौली दंगे का मास्टरमाइंड मतलूब पिछले 60 दिनों से फरार है और गहलोत सरकार की तरफ से कोई भी सख्त संदेश नहीं गया। और बिल्कुल ये बात भी यहां पर कही जा सकती है कि सांप्रदायिक तनाव पर जीरो टॉलरेंस राजस्थान में देखने को मिल रहा है। शायद इसी वजह से राजस्थान में सांप्रदायिक सीरीज चल रही है, वो आपको दिखाता हूं। राजस्थान के 2 जिलों चित्तौड़गढ़ और बारां में सांप्रदायिक तनाव है, लेकिन राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के चेहरे पर इसकी शिकन तक नहीं है। चित्तौड़गढ़ और बारां में सांप्रदायिक तनाव का करौली में हुए सांप्रदायिक तनाव से कनेक्शन है। आपको उस कनेक्शन के बारे में बताएंगे, लेकिन पहले आपको बताते हैं कि बारां जिले में आखिर क्या हुआ था। राजस्थान के बारां में धर्म विशेष के आधा दर्जन से ज्यादा लोगों ने एक हिंदू युवक के दुकान पर धावा बोल दिया। आरोप है कि हमला करने वालों के हाथ में तलवार थे। इस हमले में हरीश शर्मा और उसके मौसेरे भाई विनोद शर्मा घायल हो गए। फिलहाल दोनों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। धर्म विशेष के हमले की खबर पूरे शहर में आग की तरह फैली। इसके बाद वहां हिंदूवादी संगठनों ने प्रदर्शन शुरू कर दिया। बारां में स्थानीय लोगों ने पूरे शहर को बंद करा दिया। इन लोगों का गुस्सा इसलिए भी था क्योंकि कुछ दिन पहले ही हरीश के भाई मनोज पर भी चाकू से हमला हुआ था। मनोज के पिता विश्व हिंदू परिषद के स्थानीय नेता हैं। एक हफ्ते के भीतर एक ही परिवार के लोगों पर जानलेवा हमला किसी साजिश की ओर इशारा कर रहा है। जिले में कानून व्यवस्था की स्थिति बिल्कुल बिगड़ चुकी है, बदतर हो चुकी है। और अभी 4 दिन पहले जिस व्यक्ति पे अभी आपराधिक तत्वों ने हमला किया था, शर्म की बात है कि वो आपराधिक तत्व जब गिरफ्तार हुए तो उनके हंसते हुए के फोटो पुलिस ने प्रसारित किए। वो पुलिस कस्टडी में हंस रहे थे। इसका मतलब साफ जाहिर है कि वो पुलिस के मेहमान थे।
और पुलिस की कार्यशैली ऐसी है कि आज दोबारा उसके भाई के साथ चाकूबाजी की घटना हुई है। अपराधी मस्त है और व्यापारी त्रस्त है। पुलिस पूरी तरह से सत्ताधारी नेताओं के संरक्षण में काम कर रही है। लगातार आज के घटना के पूर्व भी, चाहे छपरा की घटना हो या अंता की घटना हो या बारा की घटना हो, जानना चाहूंगा इस घटना की कथाएं अब तक चल रहा है, काफी पूर्व में लिखी जा चुकी है। बारां जिले के 245 किलोमीटर दूर राजस्थान के ही चित्तौड़गढ़ में सांप्रदायिक तनाव की एक और घटना हुई। 31 मई को चित्तौड़गढ़ में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संयोजक रतन सोनी की धर्म विशेष के लोगों ने हत्या कर दी। पुलिस का दावा है कि 31 मई की रात रतन और 3-4 आरोपियों के बीच किसी बात पर विवाद हुआ था, जिसके बाद धर्म विशेष से जुड़े हमलावरों ने रतन की हत्या कर दी। बाजार में आ रहा था, पीछे स्कूटी से पीछे मुस्लिम समुदाय के 3-4 लड़के आए, यंग जो हिस्ट्री शीटर भी है, पुलिस से जानकारी हमें प्राप्त हुई। उन लोगों ने आके उसके ऊपर धारदार हथियारों से हमला किया और जान से मारने के उद्देश्य किया और उनकी इच्छा भी हाथ पांव तोड़ने की नहीं थी। जितनी भी चोटें उन्होंने मारी है सर पे और नाजुक जगहों पे मारी, जिससे कि आदमी की तुरंत मृत्यु हो जाए। अब तक हम घटना में शामिल 2 लोगों को राउंड अप कर चुके हैं और अन्य लोगों की तलाश जारी है। उसके लिए 7 से 8 टीमें अलग अलग क्षेत्रों में कार्य कर रही हैं और चित्तौड़गढ़ के अलावा आसपास के ज़िले और एमपी में भी हमारी टीमें दबिश लगा कर दे रही है और पूरी उम्मीद है कि हम शीघ्र ही मुलजिमों को गिरफ्तार करने में सफल होंगे। बारां हो या चित्तौड़गढ़, दोनों ही जगहों पर सांप्रदायिक तनाव रोका जा सकता था। गहलोत सरकार चाहती तो राजस्थान में माहौल बिगड़ने की हिम्मत किसी की नहीं होती। अगर करौली का मास्टरमाइंड मतलूब पकड़ा जाता तो चित्तौड़गढ़ में सांप्रदायिक तनाव नहीं होता। अगर करौली का मास्टरमाइंड मतलूब पकड़ा जाता तो बारां में सांप्रदायिक तनाव नहीं होता। अगर करौली का मास्टरमाइंड पकड़ा जाता तो जोधपुर, भीलवाड़ा में भी सांप्रदायिक तनाव नहीं होता। 2 अप्रैल को राजस्थान के करौली में हुए दंगों का मास्टरमाइंड मतलूब 60 दिन बाद भी राजस्थान पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। मतलूब न जाने किस बिल में छिपा है, जहां तक राजस्थान पुलिस पहुंच ही नहीं पा रही। अगर मतलूब गिरफ्तार हो जाता तो संदेश जाता कि राजस्थान सरकार दंगे के खिलाफ बेहद सख्त है और कानून से ऊपर कोई नहीं है, लेकिन अब तक ऐसा कुछ नहीं हुआ। टाइम्स नाउ नव भारत ने करौली हिंसा के मुख्य आरोपी मतलूब को लेकर एक मुहिम चलाई थी। उसकी गिरफ्तारी को लेकर हमने उसके परिजनों और उसके जानने वाले लोगों से बातचीत भी की थी और उसकी लोकेशन हरियाणा, मेवात और राजस्थान का भी जिक्र किया था। 2 अप्रैल को करौली की हिंसा की वारदात हुई, लेकिन 60 दिन यानी करीब 2 महीने बीत जाने के बाद भी अभी तक राजस्थान पुलिस और सरकार को यह नहीं पता है कि मतलूब आखिर कहां है। सवाल है कि क्या मतलूब को पकड़ना राजस्थान पुलिस के लिए बेहद मुश्किल हो गया है या फिर पुलिस जानबूझकर मतलूब को गिरफ्तार नहीं करना चाहती। टाइम्स नाउ भारत संवाददाता भंवर पुष्पेंद्र ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से सीधा सवाल किया कि आखिर करौली का मास्टरमाइंड मतलूब कब गिरफ्तार होगा, लेकिन अशोक गहलोत ने वही रटा रटाया जवाब दिया जो वो कई दिनों से देते आ रहे हैं। जिस तरीके से करौली से शुरुआत हुई, जोधपुर, भीलवाड़ा, कल चित्तौड़गढ़ में भी हुआ, आज बारां में हो गया सर, चाकूबाजी की घटना हुई है वहां पे, उसको सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश की जा रही है। नहीं सर, सवाल मेरा ये है कि क्या इसमें ये एक कारण नहीं है कि जो मुख्य आरोपियों पकड़े नहीं जाते, चाहे हम करौली की बात कर लें, राजाराम का नाम आया, मतलूब का नाम आया, वो अभी तक गिरफ्त से बाहर हैं। अभी तक एक दो जगह नहीं पकड़े गए होंगे, अधिकांश जगह पकड़े जा रहे हैं उसी वक्त में, बहुत कम समय पकड़े जा रहे हैं, आप पता कर लीजिए। और इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। जो दोषी है, मैंने यहाँ तक कहा है, जो क्राइम करने वाला व्यक्ति है, हिंसा करने वाला व्यक्ति है, चाहे वो कोई जाति, कोई धर्म, कोई वर्ग का या कोई पार्टी का हो। करौली दंगे का मुख्य आरोपी मतलूब अगर गिरफ्तार हो जाता तो क्या राज्य में सांप्रदायिक घटनाएं रुक जाती? इस सवाल पर जयपुर की जनता क्या सोचती है वो भी सुन लीजिए।
मेरे हिसाब से कांग्रेस का जहाँ जहाँ शासन होता है तो वो धर्म विशेष के लोगों को संरक्षण देती है। कांग्रेस सरकार शुरू से ही समुदाय विशेष के पक्ष में रही है। समुदाय विशेष को आगे बढ़ाने का उनका शुरू से ही काम रहा है। जबकि वो कहते हैं कि हम किसी भी धर्म को ज़्यादा वो भेदभाव नहीं करते धर्मों में, लेकिन जिस प्रकार से राजस्थान में 3 साल से देखने को मिल रहा है, आए दिन दंगे होते हैं, दंगों के बाद में मुख्य आरोपी जो पकड़ा जाता है वो समुदाय विशेष का होता है, उसे बचाने के लिए सरकार लग जाती है। गुनहगारों को शरण दे रखा है, इस वजह से ये दिन रात ये घटनाएं बढ़ रही हैं और इसकी वजह ही सरकार ही है, ऑल ओवर सरकार है। आपको क्या लगता है करौली का मास्टरमाइंड मतलूब अगर उस समय गिरफ्तार हो जाता तो एक अच्छा संदेश जाता? बिल्कुल अच्छा संदेश जाता। उस टाइम गिरफ्तार किया ही नहीं इन्होंने, तो शरण दे रखी है तो गिरफ्तारी क्यों करेंगे? राजस्थान में सांप्रदायिक हिंसा के मामले लगातार क्यों बढ़ रहे हैं? अप्रैल में करौली की हिंसा होती है, मई में जोधपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़ और बारां की। अगर करौली हिंसा के मुख्य आरोपी मास्टरमाइंड मतलूब को गिरफ्तार कर लिया जाता तो शायद सांप्रदायिक हिंसा के लिए जीरो टॉलरेंस की नीति का एक अच्छा संदेश लोगों के बीच जाता। लोग सोचते कि शायद गहलोत सरकार इस मामले को लेकर संजीदा है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। मतलूब गिरफ्तार नहीं हुआ, लिहाजा धर्म विशेष के लोगों को लगता है कि कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। बीते 2 महीने में राजस्थान के आधा दर्जन शहरों में सांप्रदायिक तनाव की घटनाएं शायद इसलिए हो रही हैं क्योंकि कहीं न कहीं दंगाइयों के मन में ये सोच है कि राजस्थान में उनका बाल भी बाका नहीं हो सकता। अब अशोक गहलोत के सामने चुनौती है कि वो अपने राज्य में सांप्रदायिक घटनाओं पर लगाम कैसे लगाएं और क्या दंगाइयों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। भवन पुष्पेंद्र, जयपुर, टाइम्स नाउ नवभारत। और अब बात करते हैं इस वक्त की एक बड़ी खबर की। एक बड़ी खबर आ रही है मूसेवाला की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में एक बड़ा खुलासा हुआ है। 25 गोलियां सिद्धू मूसेवाला को लगी थी, उनकी बॉडी पर 25 गोलियों के निशान मिले हैं। तो हिमांशु, और इस बीच में बड़ी खबर यह कि 24 गोलियां शरीर के आर पार निकल गई थी। 25 में से गोलियां लगने के 15 मिनट के अंदर सिद्धू मूसेवाला की मौत हो गई थी और सिद्धू मूसेवाला पर कुल 30 राउंड फायरिंग हुई थी। उन 30 राउंड फायरिंग में से 25 इसको लगी, सिद्धू मूसेवाला को लगी, जबकि 24 गोलियां आर पार हो गई थी। और डॉक्टर्स की तरफ से भी यह कहा गया था कि ज्यादा खून बहने की वजह से उनकी मौत हुई है। मनोज हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनोज, क्या खुलासा हुआ है पोस्टमार्टम रिपोर्ट में? देखिए, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बड़ा हैरान करने वाले खुलासे हम इसको कह सकते हैं कि एक व्यक्ति को करीब 25 गोली मारी गई, यानी कि सिद्धू मूसेवाला को 25 गोलियां लगी थी और उसी की वजह से ज्यादा खून बहा, हेमरेजेस हो गए उनको शॉक की वजह से और उससे उनकी डेथ हुई। और ये भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा किया गया है कि महज 15 मिनट के भीतर ही सिद्धू मूसेवाला की मौत हो गई थी और यही वजह कि जब उनको अस्पताल लाया गया तो डॉक्टरों ने उन्हें। मनोज, बताइए जरा कि 24 गोलियां शरीर के आर पार हो गई, तो कैसे डैमेज बॉडी पार्ट में कहां कितनी गोलियां थी? देखिए, उनके फेफड़े में बाईं तरफ, उनके पेट में, उनके राइट जो हैंड है, कंधा है, वहां पर पैर में भी गोलियां लगी हैं। शरीर का शायद ही कोई ऐसा हिस्सा बचा होगा। एक गोली उनके बताया जा रहा है कि सिर में भी लगी है और शायद ही कोई हिस्सा बचा हुआ शरीर का जहां गोली ना, और सिर में लगी गोली फंस गई थी। बहुत शुक्रिया मनोज कुमार आपका हमसे जुड़ने के लिए और जानकारी पहुंचाने के लिए। और दागड़ एक्सक्लूसिव में अब आगे बढ़ते हैं। मशहूर गायक केके अब सुरों की दुनिया छोड़कर एक अनंत सफर पर निकल गए हैं। नम आंखों से बॉलीवुड और म्यूजिक इंडस्ट्री अनंत उनको श्रद्धांजलि दे रही है। देखो हिमांशु, अपने चहेते सिंगर को आज लोगों ने आखिरी विदाई दी। मुंबई में अंतिम संस्कार हुआ, बेटे ने मुखाग्नि दी, लेकिन इस बीच एक खुलासा हुआ जो अपने आप में चौंकाने वाला है। और खुलासा यह हुआ कि अगर समय पर केके को सिर्फ एक थेरेपी दे दी गई होती तो केके की जान नहीं जाती और हमारे बीच में संभवतः जिंदा मौजूद होते। अब नहीं लौटेगा वो पल, अब सिर्फ याद आएंगे वो सुनहरे गीत। कृष्ण कुमार गुन्नाथ यानी केके संगीत की दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए अलविदा कहकर अपने अनंत सफर पर निकल गए।
इसी के साथ एक सुरीली यात्रा बेहद कम समय में थम गई। मुंबई के वर्सोवा शमशान घाट पर सिंगर केके का अंतिम संस्कार हुआ। केके के बेटे ने मुखाग्नि दी। अंतिम संस्कार से पहले केके को श्रद्धांजलि देने के लिए बॉलीवुड और म्यूजिक इंडस्ट्री की कई हस्तियां उनके घर पहुंची। बहुत जल्दी चले गए, इसका बहुत गम है, क्योंकि वो बहुत आगे काम कर सकते थे, अच्छा और काम बहुत करने का वक्त था उनके पास, मगर ये बहुत ही दुख की बात है कि चले गए वो। 20 इयर्स जब मैंने शुरू किया था, मेरे थोड़े दिन बाद ही वो आया। और मैं पूरे मीडिया के सामने आज कहना चाहता हूँ कि मैं इतनी जल्दी किसी का फैन नहीं होता हूँ। किशोर कुमार के बाद शायद मैं किसी का फैन बना हूँ, लेकिन केके का मैं बहुत बड़ा फैन हूँ, हमेशा रहूंगा। But now, yeah, make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. What keeps you up at night, yeah. Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. Oh, yeah, I think that we've all had enough. Sick of dealing with the old plan. They know that we're calling them wrong. हाँ, मैं अब ये रिक्वेस्ट करूंगा कि अब इस तरह के ऑडिटोरियम में एक मेडिकल वैन और मेडिकल फैसिलिटीज जरूर रखनी चाहिए जहाँ पे इतना क्राउड होता है। बस मेरी विनती इतनी है कि शायद वो होटल जाने की जगह अगर हॉस्पिटल चले जाते तो शायद आज हमारे बीच में होते। सीपीआर यानी कार्डियोपल्मोनरी रेसिस्टेशन थेरेपी। अगर किसी कारण कोई व्यक्ति बेहोश हो गया, दिल की धड़कन बंद हो गई या पल्स नहीं चल रही, तो ऐसी स्थिति में सीपीआर दे सकते हैं। इसकी मदद से पेशेंट्स को सांस लेने में सहायता मिलती है। दरअसल सीपीआर देने के दौरान दिल और ब्रेन तक ब्लड सर्कुलेशन में सहायता मिलती है। इसके देने के तरीके हैं, पहला, या तो सीने पर हाथ रखकर जोर से दबाया जाए या फिर मुंह से मुंह सटाकर बीमार शख्स को सांस दी जाए। मंगलवार को सिंगर केके की तबीयत बिगड़ने पर उन्हें सीधे होटल से अस्पताल ले जाया गया। इस दौरान किसी ने भी उन्हें सीपीआर दिया होता तो उनकी जान बचाई जा सकती थी। हालांकि इस मामले में बंगाल से बीजेपी सांसद सौमित्र खान ने केके की मौत को संदिग्ध मानते हुए गृह मंत्री अमित शाह को चिट्ठी लिखकर जांच की मांग की। तो हम लोग को लग रहा है पश्चिम बंगाल गवर्नमेंट के ऊपर बंगाल का युवा लोग पब्लिक एसएससी और टेट के लिए पीछे है, पूरा तृणमूल सरकार का पीछे है। तो इसको घुमाने के लिए एक कॉलेज का नाम कर केके आने के बाद बहुत बड़ी षड्यंत्र हो सकता है। तो आपको लग रहा है कि जो केके की मौत है उसके पीछे आपको जो भी हुआ उसमें कोई षड्यंत्र लग रहा है या कोई हादसा हो सकता है या फिर लापरवाही हो सकती है? नहीं, लापरवाही तो है ही है। लापरवाही है और उसके लिए तो भी षड्यंत्र नहीं बोल सकते आप। शुरुआती पोस्टमार्टम रिपोर्ट तो केके की मौत की वजह हार्ट अटैक बता रही है। अब देखना होगा कि बीजेपी सांसद की मांग पर केंद्र सरकार सिंगर केके की मौत की जांच कराती है या नहीं। मुंबई से शिवानी मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत। तो बात राज्यसभा के चुनाव की। राज्यसभा की 57 सीटों के लिए 10 जून को चुनाव है और उसी दिन नतीजे भी आएंगे। लेकिन यहां भी कांग्रेस की नैया कुछ डगमग होती दिखाई पड़ रही है। बिल्कुल अनंत, दरअसल क्या है कि राजस्थान और हरियाणा में कांग्रेस के उम्मीदवार बीजेपी के दांव से मुश्किल में आ गए। राजस्थान में प्रमोद तिवारी और हरियाणा में कांग्रेस के अजय माकन अब मुश्किल में हैं। लेकिन ये दोनों मुश्किल में क्यों हैं, इसका पूरा का पूरा गुणागणित आपको समझाएंगे। लेकिन सबसे पहले आप ये समझिए कि राज्यसभा के लिए राजस्थान का गुणागणित क्या है। आपको बताएं कि राज्यसभा चुनाव के लिए वोटिंग उस तरह से होती नहीं दरअसल जैसे लोकसभा में या विधानसभा के लिए होती है। इसके लिए अलग गणित है। इसलिए राज्यसभा के फॉर्मूले को बेहतर ढंग से हम आपको जरा सिलसिलेवार तरीके से समझाते हैं। बिल्कुल, क्योंकि राजस्थान में राज्यसभा की जंग सबसे दिलचस्प मोड़ पर है, इसलिए राजस्थान से ही पूरा गणित समझाते हैं। राजस्थान में विधानसभा की कुल सीटें
दूसरे और यहां राज्यसभा की 4 सीटों के लिए चुनाव होने जा रहे हैं। अब ये देखिए, ये है गुणागणित यहां का दिन। देखो हिमांशु, अब इन दोनों अंकों को फॉर्मूले में फिट करके देखते हैं। यहां किसी उम्मीदवार को जीत के लिए कितने वोटों की जरूरत है। यानी कुल 200 विधायक हैं तो 100 वोट है एक विधायक के नाम की, तो कुल मिलाकर के 4001 वोट बैठती हैं। सबसे पहले विधायकों की कुल संख्या में से 100 की गुणा करते हैं, यानी 200 गुणा 100 यानी हुआ ये 20,000। अब राज्यसभा की सीटों में एक में इसमें भाग देते हैं, यानी 4 जमा 1 यानी कुल 5 से भाग दी जाएगी। अब 20,000 यानी बटे 5 यानी कुल मिलाकर के 4000 का अंक सामने आता है। इसमें एक जोड़ देते हैं तो 4001 आ जाता है, यानी जीत के लिए 4001 वोटों की जरूरत है। बिल्कुल। अब देखिए, चूंकि एक विधायक के पास 100 वोट हैं, तो जीत के लिए कम से कम 41 विधायकों के प्रथम वरीयता वाले वोट बेहद जरूरी हैं। और यह है गुणागणित जो आपको यहां पर समझना होगा कि अगर राज्यसभा में आपको जाना है तो जीत के लिए कम से कम 41 विधायकों के प्रथम वरीयता वाले वोट जरूरी होंगे। राज्यसभा का चुनाव 10 जून को है, उसी रोज रिजल्ट भी आएगा। लेकिन कांग्रेस जरा डरी सी है और कांग्रेस का डर का सबूत है ये बस। इस बस में हरियाणा कांग्रेस के 25 विधायक, पार्टी आलाकमान इन्हें छत्तीसगढ़ पार्सल कर रही है। 11 बजे से सुबह जो विधायकों के आने का सिलसिला, दीपेंद्र हुड्डा जो सांसद है राज्यसभा से, हरियाणा से, उनके आवास पर विधायकों का जुटना शुरू हुआ। और अब तक अगर हेड काउंट करें तो 25 जो विधायक है वो भूपेंद्र हुड्डा के यहाँ पहुंचे हुए हैं, यानी एक भूपेंद्र सिंह हुड्डा को मिलाकर 26 विधायक जो है वो इस समय दीपेंद्र हुड्डा के आवास पर पहुंचे हुए हैं। और यहाँ एक बस आपको दिख रहा होगा। इस बस की तस्वीर हम इसलिए आपको दिखा रहे हैं क्योंकि कहा यह जा रहा है कि तमाम जो विधायक है वो इस बस में बैठकर जो है वो एयरपोर्ट जाएंगे और एयरपोर्ट से एक निजी विमान के जरिए इन सभी विधायकों को छत्तीसगढ़ ले जाया जाएगा। हरियाणा के कांग्रेस विधायक तो छत्तीसगढ़ के लिए पार्सल कर दिए गए, इसलिए हम आपको राज्यसभा के चुनाव का हरियाणा चैप्टर बाद में दिखाएंगे। पहले राजस्थान के चैप्टर से आगाज करते हैं। 10 जून को होने वाले राज्यसभा चुनाव में कई राज्यों में कांग्रेस और बीजेपी के बीच सीधी टक्कर है। बात अगर राजस्थान की जाए तो यहाँ 4 सीटों पर राज्यसभा चुनाव होना है। कांग्रेस पार्टी ने 3 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं। हमको छेड़ेंगे तो हम छोड़ेंगे नहीं। कट्टर पीएफआई पर पावरफुल स्ट्राइक, पीएफआई की नफरती फंडिंग पर करारा वार। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया से रिलेटेड 23 बैंक अकाउंट्स को प्रोविजनली अटैच किया गया है। दंगे वाली फंडिंग पर सबसे बड़ा प्रहार। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया स्ट्रांगली इसको कंडेम करता है। ये एक अनडेमोक्रेटिक मूव है और क्लियर मिसयूज ऑफ पावर है। हिंसा के स्क्रिप्ट राइटर, पीएफआई की हालत खराब। इतने बड़े ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो अमाउंट उन्होंने मेंशन किया है दैट इज नॉर्मल। शाहीन बाग का मास्टरमाइंड देगा जवाब। As a tool of the union government led by the BJP to target any voices that oppose the RSS, that oppose the Sangh Parivar or they oppose the BJP policies. पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की सांप्रदायिक दुकान। Assam government is of the view that PFI and Campus Front of India should be banned. नफरती सोच पर ताला लगाएगा हिंदुस्तान। और अब बात विवादित इस कट्टर इस्लामिक संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की, जिसका नाम दिल्ली में हुए दंगों से लेकर के कर्नाटक में हिजाब विवाद तक में सामने आया।
बिल्कुल, जिस पर विशेष समुदाय को भड़काकर हिंसा कराने, हिंसा की साजिश रचने जैसे आरोप देश के अलग अलग शहरों में पहले भी लग चुके हैं। और हिमांशु, उसी पीएफआई की अवैध फंडिंग पर अब तक की सबसे बड़ी स्ट्राइक हो चुकी है। प्रवर्तन निदेशालय ने पीएफआई के 33 बैंक खातों को सीज कर दिया और 68 लाख रुपए की रकम जब्त कर ली है। दिल्ली के जहांगीरपुरी में हुई हिंसा की तस्वीरें आपने जरूर देखी होंगी। राजस्थान के करौली में हुए दंगे की तस्वीरें भी आपने देखी होंगी। कर्नाटक में जब हिजाब विवाद चरम पर था और स्कूलों में मजहबी नारे लगाकर पूरे देश में माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही थी, वो तस्वीरें भी आपने देखी होंगी। और नफरत की सबसे बड़ी तस्वीर तो आपने तब देखी होगी जब 2 साल पहले सीएए के विरोध में देश की राजधानी दिल्ली के अंदर शाहीन बाग में समुदाय विशेष द्वारा लंबे वक्त तक धरना प्रदर्शन किया गया। जानते हैं कि इन सब घटनाओं में कॉमन बात क्या थी? इन सब मामलों का कनेक्शन कहीं ना कहीं पीएफआई से जरूर निकला। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तौर पर इन सब घटनाओं से पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का लिंक जरूर मिला। वही पीएफआई जिस पर देश के अलग अलग शहरों में कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और दिल्ली से लेकर बेंगलुरु तक हिंसा से लेकर नफरती विरोध प्रदर्शन में फंडिंग करने के आरोप लगते रहे, उसी पीएफआई पर अब तक की सबसे बड़ी स्ट्राइक की गई। और पीएफआई पर यह पावरफुल स्ट्राइक स्वतंत्र जांच एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय ने की है। हम आपको विवादित संस्था पीएफआई पर ईडी की पूरी कार्रवाई बताएं, उससे पहले ईडी के एक्शन से बिलबिलाए पीएफआई के जनरल सेक्रेटरी अनीस अहमद की बौखलाहट सुनिए कि कैसे उन्होंने पीएफआई का बचाव किया और कैसे इस पूरी कार्रवाई को वेंडेटा पॉलिटिक्स कहा। Any opposition leader, opposition party, NGO or any organization that is speaking against the BJP is treated the same way. Many people have been treated similar previously. Many people will be treated like this after us. So this is nothing but a vendetta politics against Popular Front. Each and every allegation what they are saying is baseless and fake. पीएफआई की बौखलाहट से देश समझ सकता है। ऐसा इसीलिए क्योंकि ईडी ने पीएफआई को उस जगह पर चोट की जहां देश के 18 राज्यों में फैले होने की और गर्व से सीना चौड़ा कर ये दावा करने वाली पीएफआई मजबूत मानी जा रही थी, जहां से उसे हिंसा और विरोध प्रदर्शन के लिए खाद्य पानी मिलता। और पीएफआई का ये हिस्सा है मनी लॉन्ड्रिंग, जिस पर ईडी ने अब शिकंजा कस दिया है। The biggest question that everyone should ask is what big finding they have found. This is something that Popular Front submits to the Income Tax Department every year. This amount what they are saying is basically part of our income tax return. Each and every penny is accounted in the income tax return. So what big thing? It's nothing but sensationalization of numbers. दरअसल प्रवर्तन निदेशालय ने बुधवार को कट्टरपंथी इस्लामिक संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। ईडी ने पीएफआई के 23 बैंक खातों को सीज किया। ईडी के सूत्रों ने बताया कि पीएफआई के इन 23 बैंक खातों में 59.12 लाख रुपए अवैध रूप से जमा थे। इसके अलावा ईडी ने पीएफआई के फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन रिहैब इंडिया फाउंडेशन यानी RIF के 10 बैंक खातों को अटैच किया, जिनमें इसी तरह से 9.5 लाख रुपए अवैध तरीके से जमा किए गए थे। यानी कुल मिलाकर पीएफआई के 33 बैंक खाते सीज किए गए। और ईडी ने पीएफआई और उससे संबंधित संगठन पर यह कार्रवाई प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 की धारा 5 के तहत की। और इसी कार्रवाई से पीएफआई की बौखलाहट 7वें आसमान पर पहुंच गई, जिसके बाद पीएफआई ने सीधे बीजेपी और आरएसएस पर जहर उगलना शुरू किया। वोकल दूसरे पार्टीज या दूसरे इंडिविजुअल पर अटैक होने के वक्त जो भी डेमोक्रेटिक फोर्सेस वोकल थे, पॉपुलर फ्रंट पर अटैक होने के वक्त भी हमारा उनसे रिक्वेस्ट है, हम उनसे अर्ज कर जरूरी है। वैसे आपको मालूम होना चाहिए कि दंगे, हिंसा और विरोध प्रदर्शन के अलावा इस विवादित संगठन पीएफआई का नाम ज्ञानवापी मामले में भी सामने आया था। तब उसकी एक चिट्ठी वायरल हुई थी जिसमें उसने कोर्ट की कार्रवाई पर सवाल उठाए थे और मुसलमानों से अपील कर भड़काने का और माहौल खराब करने का नाकाम खेल खेला। लेकिन ईडी की कार्रवाई के बाद यही पीएफआई खुद को निर्दोष बताने में जुटी है। सफाई दे रही कि उसके खातों में जमा पैसे प्राकृतिक आपदाओं में राहत के लिए जनता से जुटाए गए पैसे थे, जो पिछले 13 साल में इकट्ठा किए गए। और इसके सबूत पीएफआई के इनकम टैक्स रिटर्न में भी जांच एजेंसी को मिल जाएंगे। लेकिन ये दलील अपनी जगह और ईडी की जांच में जो सामने आया सच वो अपनी जगह, जिसमें पता ये भी चला कि 2009 से अब तक पीएफआई के खातों में 60 करोड़ रुपए जमा किए गए। इनमें आधे से ज्यादा रकम नगद में जमा की गई। इसी तरह RIF के खातों में 2010 से लेकर अब तक 58 करोड़ रुपए जमा किए जा चुके हैं।
और बात यहीं पर खत्म नहीं होती। पीएफआई के मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच के दौरान ईडी को यह भी पता चला कि पीएफआई की खाड़ी देशों में अच्छी पैठ है और भारत में हिंसा की साजिश रचने के लिए जरूरी फंडिंग भी इन्हीं खाड़ी देशों से पीएफआई के लोगों को सीक्रेट तरीके से होती रही थी, जिसके बाद पीएफआई के सदस्य इन पैसों का इस्तेमाल दिल्ली से लेकर मध्य प्रदेश के खरगोन और राजस्थान के करौली और कर्नाटक के बेंगलुरु तक की हिंसा में लगातार समुदाय विशेष को भड़काने और समाज में सांप्रदायिक जहर घोलने के लिए किया करते थे। लेकिन अब पीएफआई की ऐसी साजिशों पर लगाम लगाने के लिए पहली स्ट्राइक ईडी की तरफ से की जा चुकी है और इसके बाद देश के अलग अलग राज्यों से मांग तो ये भी उठने लगी कि ऐसी कट्टर इस्लामिक संस्था का बैन होना अब देश हित में जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत। तो इस रिपोर्ट के जरिए आपने पीएफआई का कच्चा चिट्ठा तो देख लिया, लेकिन टाइम्स नाउ नव भारत के यहां पर कुछ सवाल है, वो हम आपको यहां पर बताते हैं पीएफआई मामले से जुड़े हुए। पहला सवाल है कि पीएफआई के अकाउंट में पैसा कहां से आया, क्योंकि लगभग जो अकाउंट किए गए 2011 के बाद से अभी तक लगभग 60 करोड़ से ज्यादा की फंडिंग आ चुकी है। तो क्या ये माना जाए कि ये जो पैसा आया है ये हवाला के जरिए आया, पीएफआई के अलग अलग अकाउंट में पैसा? और सबसे खास बात हिमांशु जानना यह भी जरूरी कि पैसा जो आया करोड़ों का, उसमें पैसे का इस्तेमाल किस किस काम में होता था, क्योंकि जो आरोप हैं वो आरोप यही है कि हिंसा भड़काने के लिए इस फंडिंग का इस्तेमाल किया जाता था और फंडिंग का जरिया क्या है ये ढूंढना, जानना या डिस्क्लोज करना जरूरी है, क्योंकि अलग अलग बैंक अकाउंट से ये पैसे आते थे। देश विरोधी गतिविधि के लिए क्या फंडिंग हुई है, क्योंकि लोगों को भड़काने का काम किया, बयानबाजी ऐसी की जो अलग अलग जगह हिंसा भड़की। तो ये भी सवाल यहां पर उठा जा रहा है कि देश विरोधी हिमांशु इन सवालों को लेकर आगे बढ़े उसके बीच एक बड़ी खबर यह कि प्रवर्तन निदेशालय की जांच में पीएफआई का चाइनीज लिंक भी सामने आया। चीन की फर्म के जरिए पीएफआई को 1 करोड़ रुपए की फंडिंग की गई थी और व्यापार की आड़ में चीन की फर्म से फंडिंग का यह आरोप है। पीएफआई की फंडिंग केस में चीन के एक व्यक्ति के संपर्क में आया शख्स ईडी की रडार पर आ गया और चाइनीज व्यक्ति के संपर्क में ये जो शख्स आया। और हिमांशु, पीएफआई पर आरोप सिर्फ हिंसा वाली घटनाओं में फंडिंग तक सीमित नहीं, बल्कि हिंसा की साजिश रचने और आग लगाने पर भी बैकडोर का आरोप पीएफआई पर ही है। और बिल्कुल कि वो अलग अलग जगहों पर अलग अलग राज्यों में एक बड़ा खेल खेल रही है। एक रिपोर्ट देखिए, आप खुद समझेंगे। कुछ लोग माहौल खराब करना चाह रहे हैं, कुछ लोगों को अजान से तकलीफ हो रही है, कुछ लोगों को भूंगों से तकलीफ हो रही है, कुछ लोगों को हमारे मदरसे और मस्जिद से तकलीफ हो रही है। मैं उनको एक ही मैसेज देना चाहता हूँ, हम अमन चाहते हैं। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का एक नारा है कि हर मजलूम हमारा है, साथ ही साथ दूसरा भी हमारा एक नारा है कि हमको छेड़ो मत, हमको छेड़ेंगे तो हम छोड़ेंगे नहीं। इन्हें शायद आप पहचान रहे हो, नाम अब्दुल मतीन शेखानी। कुछ समय पहले मुंब्रा में मस्जिद में नमाज अदा करने के बाद अब्दुल मतीन शेखानी बाहर निकले और लाउड स्पीकर की बात पर जहर उगलते हुए कहा कि कोई अगर मुसलमानों को छेड़ेगा तो छोड़ेंगे नहीं। कुछ लोग माहौल खराब करना चाह रहे हैं, कुछ लोगों को अजान से तकलीफ हो रही है, कुछ लोगों को भूंगों से तकलीफ हो रही है, कुछ लोगों को हमारे मदरसे और मस्जिद से तकलीफ हो रही है। मैं उनको एक ही मैसेज देना चाहता हूँ, हम अमन चाहते हैं। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का एक नारा है कि हर मजलूम हमारा है, साथ ही साथ दूसरा भी हमारा एक नारा है कि हमको छेड़ो मत, हमको छेड़ेंगे तो हम छोड़ेंगे नहीं। अब्दुल मतीन शेखानी मुंब्रा में पीएफआई अध्यक्ष हैं, जिन पर बाद में एक्शन भी हुआ। अब इनसे भी मिलिए। ये हैं शकीब मोहम्मद, ये भी पीएफआई से सीधे जुड़े हैं। 5 मई को इन्होंने एक भड़काऊ भाषण दिया था जिसमें इन्होंने बीजेपी और आरएसएस के खिलाफ जहर उगलते हुए मुसलमानों को कुर्बानी देने के लिए तैयार रहने को कहा था। इस देश में आरएसएस बोलकर एक गैंग्रीन आकर है, यह गैंग्रीन इस देश को धीरे 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 खाकर आपको खा के खत्म कर देगा। यह गैंग्रीन से बचना है, यह गैंग्रीन के खिलाफ लड़ना है तो कुछ कुर्बानी करना ही पड़ेगा। विदाउट सैक्रिफाइस, विदाउट एनी पेन देयर इज नो गेन। यह कुर्बानी के अलावा कोई चारा। इसी तरह से इसी साल फरवरी महीने में पीएफआई के नेताओं ने राजस्थान की कोटा में अपने कार्यकर्ताओं की एक परेड निकाली थी। इस पर भड़काऊ भाषण दिए गए थे और आज
जो ईडी की कार्रवाई पर सवाल उठा रहे हैं। वहीं राष्ट्रीय महासचिव अनीस अहमद ने तब आरएसएस की तुलना अंतर्राष्ट्रीय आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट से की थी। इसी तरह से कर्नाटक हिजाब विवाद में भी जांच के दौरान पीएफआई का रोल सामने आया था। मुस्लिम छात्राओं को स्कूलों में हिजाब पहनकर जाने और ड्रेस कोड नहीं मानने के लिए उकसाने के लिए भी इसी पीएफआई को जिम्मेदार बताया गया था। हाल ही में पीएफआई ने केरल में एक रैली की थी। इस रैली के दौरान पीएफआई के मंच से एक बच्चे ने हिंदुओं और ईसाइयों के खिलाफ नारेबाजी की थी। इस मामले में संगठन के 2 पदाधिकारियों समेत 3 पर एफआईआर दर्ज की गई है। अब ये तस्वीर भी देखिए। ये तस्वीर असम की है। असम के नौगांव जिले में मौत के बाद जबरदस्त हंगामा हुआ था। गुस्साई भीड़ ने बटाद्रवा गांव में पुलिस थाने को फूंक दिया। इसकी जांच हुई तो पुलिस को इसमें भी पीएफआई की संदिग्ध भूमिका मिली, जिसके बाद असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने पीएफआई को लेकर बड़ा बयान दिया। So Assam government is of the view that PFI and Campus Front of India should be banned. If you go to the district of Baksa, the kind of training program, the kind of literature they are distributing there, it itself goes to show that they want to destabilize Assam. असम के मुख्यमंत्री से पहले यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य समेत कई नेता पीएफआई पर पाबंदी की मांग कर चुके हैं। केशव प्रसाद मौर्य ने ये मांग क्यों उठाई, उसकी ठोस वजह है। यूपी में हाथरस कांड के दौरान भड़काने का खेल हो या फिर सीएए के दौरान यूपी में अलग अलग हिंसा का मामला हो, हर जगह जांच एजेंसियों को पीएफआई के खिलाफ कुछ न कुछ सबूत जरूर मिले हैं और यूपी की पुलिस इसलिए पीएफआई पर कड़ी नजर रख रही है। वहीं तमिलनाडु के राज्यपाल भी पीएफआई पर पाबंदी की मांग कर चुके हैं। हालांकि अभी तक गृह मंत्रालय ने इन मांगों पर कोई फैसला नहीं लिया, लेकिन जिस तरह से पीएफआई प्रतिबंधित संगठन का रोल दिल्ली से लेकर असम और यूपी से लेकर तमिलनाडु तक हुई हिंसा में सामने आया और जिस तरह से पीएफआई अब प्रतिबंधित संगठन सिमी की जगह लेता जा रहा है, वो दिन दूर नहीं जब सिमी की तरह ही पीएफआई पर भी बैन लग जाए और पीएफआई के नफरती खेल का दी एंड हो जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत। और अब यहां पर बात करेंगे कश्मीर की, जहां आतंकियों ने आज एक और हिंदू को टारगेट करते हुए उसकी हत्या कर दी। राहुल भट्ट, रजनी बाला और अब आतंकियों ने कुलगाम में बैंक मैनेजर विजय कुमार को दिन दहाड़े गोली मारी। जम्मू कश्मीर का इलाकी देहाती बैंक। सुबह 10:50 का वक्त हो रहा था। मैनेजर विजय कुमार अपनी केबिन में बैठे हुए थे। ठीक 1 मिनट बाद यानी 10:51 पर बैंक की गेट से एक शख्स दाखिल होता है। उसके चेहरे पर मास्क है और हाथ में एक छोटा सा बैग। वो जल्दी से बैंक के अंदर का मुआयना कर फिर से बाहर निकल जाता है। इतने में विजय कुमार चेयर से उठकर मोबाइल पर कुछ बात करने लगते हैं। 40 सेकंड के भीतर वही शख्स दोबारा बैंक में दाखिल होता है, बैग से पिस्टल निकालता है और बैंक मैनेजर पर ताबड़तोड़ 2 फायरिंग कर देता है। गोली मारने के बाद वो तुरंत मौके से भाग खड़ा होता है। सीसीटीवी फुटेज में टारगेट किलिंग की यह वारदात दक्षिण कश्मीर के कुलगाम के आरेह इलाके की है। इस बार आतंकियों का टारगेट बने विजय कुमार। बैंक के अंदर आतंकी की गोली का निशान बने विजय कुमार की मौत इलाज के दौरान अस्पताल में हो गई। विजय राजस्थान के हनुमानगढ़ के रहने वाले थे और ईडीबी बैंक के मैनेजर थे। हमले के तुरंत बाद जम्मू कश्मीर पुलिस, सेना और पैरामिलिट्री फोर्सेस की जॉइंट टीम अटैक में शामिल आतंकियों का पता लगाने के लिए इलाके की घेराबंदी कर रही है। आतंकियों की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है।
हम इस वक्त महनपुरा कुलगाम में है जहां पे ये इंसिडेंट हुआ है और ये इलाकाई देहाती बैंक की ब्रांच है जहां पे अंदर जो है विजय कुमार जो कि इस बैंक के मैनेजर थे और काम कर रहे थे। सीसीटीवी फुटेज जो है उसमें अब साफ दिख रहा है और स्पष्ट हो रहा है कि यहाँ पे जो है वो मिलिटेंट खड़ा हुआ, उसने अपनी पिस्टल जो है निकाली और अंदर जो विजय कुमार कुर्सी पे बैठे थे उस पर गोलियां चलाई। वो गंभीर रूप से इस इंसिडेंट में घायल हो गए और फिर उन्हें डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल कुलगाम भेज दिया गया, लेकिन वहाँ पे जो है उनकी डेथ हो गई। अब पूरे इलाके को जो है सील किया गया है। यहाँ पे कोऑर्डिनेट सिक्योरिटी ये सर्च एंड कॉर्डन ऑपरेशन जो है चल रहा है और सीआरपीएफ, जम्मू कश्मीर पुलिस, आर्मी मिलकर ये ऑपरेशन चला रही है और हम देख रहे हैं कि लगातार जो है ये इस तरह के इंसिडेंट्स के बाद इस तरह के ऑपरेशन तो चलाए ही जाते हैं। यहाँ पे कोशिश की जा रही है कि कहीं ना कहीं पे जो है उन आतंकियों की, उन मिलिटेंटों को जो है जल्दी से नैब किया जाए जो इसमें इन्वॉल्व थे। लगातार हम दिखा रहे हैं सीआरपीएफ, जम्मू कश्मीर पुलिस और आर्मी मिलकर ये सर्च ऑपरेशन चला रही है। 31 मई को कुलगाम के ही गोपालपारा में स्कूल टीचर रजनी बाला की हत्या के बाद माहौल अभी ठंडा भी नहीं पड़ा था कि एक और हत्या ने घाटी में माहौल को और गर्म कर दिया। बेटे की बहू एसटीसी की हुई थी, अभी पिछली रीट का एग्जाम दिया था, उसमें 122 अंक बने थे। तैयारी शादी के समय वो एग्जाम हुआ था, तैयारी वगैरह हुई नहीं थी। अभी वो इन दोनों ही तैयारी में लगे हुए थे साथ में और आगे जुलाई में जो डेट है उसमें पेपर देने के लिए आना था उनको। तो प्लानिंग यही थी कि वो 15 जुलाई तक आ जाए यहाँ, फिर 10-15 दिन रहकर जाना था। हमारी कोशिश तो यही कि राजस्थान में कहीं आ जाए, पर ईश्वर की जो है इच्छा वही होगा। अशोक पंडित ने आरोप लगाया है कि कश्मीरी पंडितों को घाटी में बलि का बकरा बनाया जा रहा है। उन्होंने कश्मीर में हिंदू कर्मचारियों का तुरंत ट्रांसफर करने की और उन्हें सुरक्षा देने की मांग की। पिछले 25 दिनों से कश्मीरी पंडित सड़कों पे चिल्ला रहे हैं, चीख रहे हैं कि हमें रिलोकेट करिए और जितने भी माइनॉरिटी कम्युनिटी के लोग हैं वहाँ कश्मीर में उनको रिलोकेट करिए जम्मू में और जम्मू के बाहर। लेकिन सुना नहीं जा रहा है हमारे चीख को, हमारे पुकारों को, हमारे चिल्लाने को, और टाइम जाया किया जा रहा है। 3 दिन पहले रजनी बाला की हत्या हुई, आज वो बैंक मैनेजर की हत्या हुई।